के बारे में आप जानिए। अमीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होगा, सॉरी, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा, जो अमीन्स होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये सभी बच्चों को पता है। इसमें से क्या करना है, आपको एक H हटाना है, एक H हटाना है और इसमें एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है, एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एल्किल ग्रुप क्या है, तो अगर आप देखेंगे CH3 आपका एल्किल ग्रुप है, C2H5 एल्किल ग्रुप है, C3H7 एल्किल ग्रुप है, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, एल्किल ग्रुप है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो एक H को हटाइए और R जोड़िए। अगर आप एक H को हटाएंगे R और एक NH2 हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे R जुड़ गया। तो देखो, और एक और बात, ये अमीन है, ये अमीन्स है, लेकिन आपको एक और बात बताई जाए, नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उसको अमीन्स बोलेंगे। 1 डिग्री अमीन्स की, 2 डिग्री अमीन्स की, 3 डिग्री अमीन्स। अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो उसको हम लोग 1 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गया? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन्स और इंग्लिश में प्राइमरी अमीन्स। क्या बात समझ में आ गया? अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान देंगे इसके आगे। अगर ये तो फर्दर आगे भी हो सकता है कि एक और हाइड्रोजन निकल जाए, एक और हाइड्रोजन निकल जाए और क्या जुड़ जाए, +R हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो अब R और H बचेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। इसलिए 2 डिग्री अमीन बोला गया क्योंकि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं। डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, तो इसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ये फर्दर आगे बढ़ सकता है, फर्दर आगे ये हो सकता है, हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप और +R जोड़ दीजिए। अगर आप देखेंगे तो N R R R, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने R जुड़े हुए हैं, 3, मतलब 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। हिंदी में बोलेंगे तृतीयक अमीन। या समझ में आ रहा है ना, तृतीयक अमीन इसको बोला जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक चीज हो सकता है कि अगर अब तो H है नहीं, लेकिन अगर एक और R जोड़ोगे तो इसके पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, याद रखिएगा। ये इसको अटैक मारेगा तो N 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर देख इस R को जोड़ा है, हाइड्रोजन तो निकला नहीं। और यहाँ पे N, इसको हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं और ये सॉल्ट बनाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये 4 डिग्री अमीन्स है जो कि क्वाटरनरी होता है, 4 डिग्री अमीन्स, ठीक है, जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अमीन्स जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोजन निकालते जाइए, R जोड़ते जाइए, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स और 4 डिग्री अमीन्स बनाता चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री अमीन और नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 डिग्री अमीन। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो यहाँ तक अभी नोट कीजिए, फिर इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अभी जो अब बातें करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, इससे पहले आपको ये बता दिया गया कि अमीन्स 4 तरह के हैं, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स, 3 डिग्री अमीन्स, 4 डिग्री अमीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले 1 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 2 डिग्री अमीन्स का पढ़ेंगे, फिर 3 डिग्री अमीन्स का पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। सबसे पहली बात तो आपको 1 डिग्री अमीन्स पहचानने आना चाहिए, जो कि हमने बता दिया। 1 डिग्री अमीन्स क्या होता है, जो भी ये है नाइट्रोजन जितने भी आपके कार्बन से जुड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग अमीन्स बताते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 1 डिग्री अमीन बोलेंगे, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री और 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। तो अभी जो आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो 1 डिग्री अमीन्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है ध्यान देंगे।
मान के चलते हैं यहाँ पे CH3 और NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो नाम आईयूपैक नाम होता है उसको मेथेनामीन पढ़ते हैं। देखो जैसे मेथेन पढ़ते हैं, मेथेन, इसका ई हटाएंगे, ई हटाएंगे और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, अमीन जुड़ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका नाम नॉमेनक्लेचर होता है। इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अमीन। याद रखिएगा, एक कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल अमीन। लेकिन आईयूपैक जो नाम है, मिथाइल क्यों बोला गया, क्योंकि एक कार्बन है तो इसलिए इसका कॉमन नेम मिथाइल अमीन बना। लेकिन आईयूपैक जो पढ़ेंगे, अगर आप आईयूपैक की बात करें, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, तो मेथेन बोलेंगे और ई हटाइएगा और अमीन जोड़ दीजिएगा, तो इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा मेथेनामीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को पहला समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो दो कार्बन है तो एथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइल और अमीन बोलेंगे। और एथाइल अमीन इसका कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपैक की बात करेंगे तो दो कार्बन है तो एथेन बोलेंगे, ई हटाइएगा और अमीन जुड़िएगा, एथेनामीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आईयूपैक में एथेन कहाँ से आया, मेथेन कहाँ से आया, आपको अगर डाउट है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है आईयूपैक लेक्चर, नीट का पूरा पढ़ाए हुए हैं, तो नीट में चीज़ों में आईयूपैक भी है। तो आईयूपैक में जाएंगे तो 3 से 4 वीडियो अभी पढ़ा होगा, अभी और भी वीडियो आएंगे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमने ये लिखा CH3 CH2 NH2। अगर आप इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो 3 कार्बन है तो 3 प्रोपाइल अमीन, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल अमीन। और इसका अगर आईयूपैक बोलेंगे तो प्रोपेनामीन, क्या होगा, प्रोपेनामीन। बहुत इजी चीजें हैं, प्रोपेनामीन। फिर और भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बोर्ड पे थोड़ा जगह तो कम है लेकिन यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अगर आप हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इसका 4 है तो यहाँ पे आप इसको ब्यूटील अमीन बोल सकते हैं, ब्यूटाइल अमीन कॉमन नेम। लेकिन हम आईयूपैक की बात करेंगे तो ब्यूटेनामीन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेना अमीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये तो बेसिक होगा। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ाया इस तरह जा सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लग गया, तो पहली बात तो नंबरिंग देना आपको आना चाहिए। तो 1 2 3 4 कार्बन से ही नंबरिंग देते हैं। इसका नाम होगा 2 क्लोरो, फिर 4 कार्बन है ब्यूटेनामीन। आप सभी बच्चों को आ रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग अभी अपने से टाइप कीजिए, पहले इतना आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, देन उसके बाद और भी आगे चलेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए यहाँ तक, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब ध्यान देंगे 2 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर, ये थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे, NH इधर CH3 लगा है, ये CH3। पहली बात तो आपको पहचानने आना चाहिए कि ये 2 डिग्री अमीन्स है। तो सभी बच्चों को देख के पहचानने भी आ रहा है कि ये 2 डिग्री अमीन्स है। अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो डाइमेथिल अमीन होगा। अब डाइमेथिल अमीन क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों साइड क्या लगा है, मेथिल लगा है, इसको डाइमेथिल अमीन बोलेंगे। लेकिन आपको कॉमन नेम से मतलब नहीं है, आपको आईयूपैक से मतलब है। अगर आप सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पे नामकरण का विधि बदल जाता है। जहाँ पे कम कार्बन होगा उसको तो आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना। जहाँ पे ये है इसका नाम दे देंगे N मेथिल, पहले वाले को क्या नाम बोलेंगे, N मेथिल, ठीक है ना। जहाँ पे कम कार्बन होगा उसको N मेथिल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम होगा N मेथिल। और फिर दूसरे वाले को इसको मेथेनामीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, N मेथिल मेथेनामीन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। N मेथिल मेथेनामीन क्यों बोला गया, अभी तो दोनों समान कार्बन है, एक कार्बन है, तब तो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे कम कार्बन होगा उसको मेथिल बोलेंगे, N मेथिल। अब जहाँ पे फिर ज्यादा कार्बन होगा उसको मेथेनामीन बोलेंगे। तो अभी तो दोनों सेम कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
जैसे एक और क्वेश्चन ले, C2H5 एंड C2H5, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है, इसको नाम बोलेंगे डाई एथिल अमीन, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन इसका आयुपैक देखिए, इसको बोलेंगे एन एथिल, क्या बोलेंगे, एन एथिल, और फिर आपको देखो अगले वाले का नाम देंगे इसको एथेनामीन, एथेनामीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये है, CH3 एंड C2H5। अगर आप ध्यान देंगे जो कम कार्बन है उसको आप मान लीजिए मेथिल, सॉरी अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो ई पहले आता है, तो एथिल मेथिल अमीन हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए कि सर कॉमन नेम तो एथिल मेथिल अमीन होगा। लेकिन अगर हम लोग इसका आयुपैक पढ़ा जाए तो इसको बोलेंगे एन मेथिल, और फिर 2 कार्बन है तो एथेनामीन। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। तो पहले आप इतनी बातें नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक नोट कीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। कुछ क्वेश्चंस की ओर और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है C2H5 और इधर लिखा है N और यहाँ लिखा है CH2 CH3, यहाँ पे एक H होगा। अगर देखा जाए तो जहाँ पे कम होगा तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो जहाँ पे कम कार्बन होता है उसको एथिल मेथिल ऐसे बोलते हैं, एल्किल ग्रुप की तरह बोलते हैं। तो इसका नाम होगा एन एथिल, और यहाँ पे 3 कार्बन है प्रोपेनामीन, जैसे पुराना आप 1 डिग्री का पढ़े हैं। इसका नाम होगा एन एथिल प्रोपेनामीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, एन एथिल प्रोपेनामीन। एक और क्वेश्चन आप सभी बच्चे ट्राई करिए पहले, CH3 CH2 यहाँ पे NH और यहाँ पे CH2 ये अभी एक बस आप लोग अपने आप में लिखिए, अभी समय भी है। अगर आप लोग लिख लिए होंगे इतने देर में तो इसको बोलेंगे, जहाँ पे कम कार्बन है तो कम कार्बन यहाँ पे है, तो इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो N प्रोपाइल है, और फिर इसका नाम है 4 कार्बन है ब्यूटेनामाइन। देखिए आप सभी बच्चों के अंदर इतना जज्बा है कि आप 6 बजे सुबह उठ के कोचिंग पढ़ रहे हो, वो भी इतने ठंडी में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप सब कुछ कर लेंगे, आपके अंदर इतना जज्बा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग के लिए एकदम ईजी है, बातें समझ में आ रही हैं। बेसिक केमिस्ट्री है, सब कुछ आना चाहिए आप सभी बच्चों को, और पूरा वीडियो लेक्चर इस पर आपको दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े हम, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसका नाम आप लोग बता दीजिए तो सही रहेगा। एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन, देखिए कितना अच्छा आप लोगों ने बताया, एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन होगा, अमाइन हमने लिखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री का आयुपैक नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से खत्म करते हैं। अब जो आगे बढ़ेंगे 3 डिग्री अमाइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो भी आसान है। पहले इतना क्लियर हो गया तो 3 डिग्री अल्काइल का आप लोग पढ़ेंगे। याद रखिए आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, पहले बातों को सुनिएगा। अगर आपके पास N है, आपको पता है 3 यहाँ पे कार्बन जुड़ेंगे तो ये 3 डिग्री अमीन्स कहलाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो यहाँ पे 3 बार मेथाइल लगा है तो ट्राई मेथाइल अमीन होगा, ये तो इसका कॉमन नेम है। लेकिन आपको कॉमन नेम से मतलब नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आयुपैक से मतलब है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जहाँ पे कम कार्बन है इसको पकड़िए, तो दोनों को अब ध्यान देना है, दोनों सेम आया है ना, सेम आया, दोनों मेथाइल आ रहा है कम कार्बन वाले, इसको बोलते हैं एन, क्योंकि दोनों मेथाइल आया इसलिए एन बोलेंगे। एन डाई मेथाइल, और उसका नाम बोलेंगे मेथेनामीन। क्या बोलेंगे, मेथेना। अगर आप सभी बच्चों को बताया जाए कि
कि एक को एन मेथाइल बोलते हैं, इसको भी एन मेथाइल, लेकिन दोनों सेम आ गया ना, तो इसीलिए एन एन डाई मेथाइल लगा। अगर यही मेथाइल और एथाइल लगा होता तो एन मेथाइल एन एथाइल कहानी चलता। अभी वो आगे आपको दिखाएंगे। तो पहले तो ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, एन C2H5 C2H5 और C2H5। अगर यहाँ पे इसका कॉमन नेम बोला जाए तो सभी बच्चों को पता है ट्राई एथाइल अमीन होगा, और इसका आयुपैक बोला जाए तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए, हाँ बताइए। एन एन डाई एथाइल एथेनामीन, समझ में आ रहा है? तो इसका नाम होगा आयुपैक नाम एन एन डाई एथाइल एथेनामीन। आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन का लेवल बदला जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बदला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एन है, CH3 है, लेकिन यहाँ पे C2H5 लगा दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कम कार्बन वाले हैं अभी उसको पकड़िए, इसको बोलेंगे सीधे आयुपैक की बात करें एन एन डाई मेथाइल एथेनामीन। अगर आप देखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम होगा एन एन डाई मेथाइल एथेनामीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग को दिया जाए, यहाँ पे देते हैं एन है, CH3 है, C2H5 है, और इधर भी C2H5 है। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अभी जनरली पहले इतना नोट कीजिए, और इसका नाम पहले बता ही दीजिए। एक मिनट सुनिए, इसको देखिए, इसका नाम हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक तो एथिल है और एक मेथिल है, ई पहले आता है, तो एन एथिल, वेरी गुड, एन एथिल, एन मेथिल, फिर उसका नाम तो आपको पता है एथेनामाइड। इसको जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को फंसाता है। समझ में आ रहा है? तो एन एथिल, एन मेथिल, एथेनामाइड। क्या आप सभी बच्चों को 3 डिग्री अमीन्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं? तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर एरोमेटिक अमीन्स आ जाता है, ध्यान देना, अगर एक बात आप लोगों को बता दिया गया कि अगर बेंजीन रिंग से केवल एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, बेंजीन रिंग से केवल एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, तो उसका नाम हम लोग पहले से ही डिसाइडेबल होता है, एनिलीन। जैसे अगर यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा, बेंजीन रिंग से केवल एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका अपना एक नॉमेनक्लेचर चलता है। तो जैसे ये बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा है तो इसका नाम देंगे एनिलीन। ये एकदम याद रखिएगा कि अगर बेंजीन रिंग से केवल एक NH2 जुड़ता है डायरेक्टली तो उसका नाम होता है एनिलीन, और ये नॉमेनक्लेचर बदलेगा नहीं। कैसे? देखिए, बेंजेनामीन बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत टीचर आप लोगों को बताएंगे अलग अलग बुक में, लेकिन ये आप इसको फॉलो कीजिए, सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे लगा है Cl, तो इसका नाम बोलते हैं 1,2, तो 2 क्लोरो एनिलीन, ऐसे बोल सकते हैं आप सभी बच्चे। अगर यही लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 क्लोरो एनिलीन। अच्छा, एक और बात आप लोग को बता दिया जाए, कभी कभी एग्जाम में आईपैक में एक क्वेश्चन आया था, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये क्वेश्चन आया था कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो याद रखना, एनिलीन तो आप सभी बच्चों को पता है कि सर ये एनिलीन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो पैरा पे क्या लगाना है? ब्रोमो, तो पैरा ब्रोमो हो गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये बेसिक क्लियर हुआ होगा। इस पे एक और क्वेश्चन अगर हम दे दें, आप लोग खुद से नाम बता दीजिएगा। यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर आप लोग खुद देखिएगा और इसको बताइएगा कैसे होगा। और याद रखिएगा, नंबरिंग उधर से देंगे जहां से अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। तो अगर देखेंगे इसको 1 देंगे तो 2 इसको नहीं देना है, क्योंकि C पहले नहीं आता, B पहले आता है। तो 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, और इसका नाम हम आप लोग को बता ही दे रहे हैं, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो एनिलीन।
समझ में आया? तो आप सभी बच्चे इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर ये रहा आप सभी बच्चों के सामने। ये तो आयुपैक बता दिया गया, आयुपैक पूरा आप लोग को इसके सारी चीजें बता दी गई हैं। और ये अमीन्स चैप्टर का ही पार्ट है जिसमें आप लोग को एनिलीन जो भी आपका अमीन्स है उसका नॉमेनक्लेचर के बारे में A to Z जानकारी दी गई है। हाँ, कोई भी पॉइंट अगर आपको लगे कि इसको बताना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन मेरी तरफ से पूरा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। धन्यवाद। आज जो पढ़ा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, आज का जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप सभी बच्चे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं थैलीमाइड लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम था, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम था, और इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, और इतने को बोलते हैं इमाइड, इतने को बोलते हैं इमाइड। बातें क्लियर हो गई? पूरे को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इतने को बोलते हैं इमाइड, और इमाइड के द्वारा आप लोग क्या तैयार करते हैं, 1 डिग्री अमीन तैयार करते हैं। एक खासियत है इस मेथड में, इसमें केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, इसमें केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं बनता है। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये केवल 1 डिग्री अमीन बनाता है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन नहीं बनाता है। होता क्या है इस रिएक्शन में, हम लोग 3 रिएजेंट लेंगे। पहला लेंगे हम लोग कोई बेस, कोई भी बेस ले लीजिएगा बेस। दूसरा आपको लेना है एल्किल हैलाइड, आपको लेना है एल्किल हैलाइड, और तीसरा जो आपको लेना है आपको वाटर, और ये भी बेसिक मीडियम में लेना है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको थैलीमाइड लेना है, उसके साथ आपको बेस लेना है, RX लेना है, RX एल्किल हैलाइड होता है, और थर्ड केस वाटर विद बेस के साथ लेना है। फिर जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे आप सभी बच्चे, एक तो आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा, थैलिक एसिड मिल जाएगा, और दूसरा आपको RNH2 मिल जाएगा जो कि 1 डिग्री अमीन है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है। ये तो बातें हो गई कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा जो कि एक एक पॉइंट को क्लियर कर देगा कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बना है। पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए आप सभी बच्चे। आप सभी बच्चे अब ध्यान देंगे कि आप लोग देखेंगे कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है, उसका मैकेनिज्म। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिया था बेस। बेस का काम होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन निकालना। सबसे पहला पॉइंट, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना। तो बेस ने यहाँ पे आया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाइड्रोजन को निकालेगा तो जनरली अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से C+O सॉरी यहाँ पे N और इसके ऊपर आएगा माइनस, फिर यहाँ पे C+O ऐसे बना लेगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि बेस का काम है यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना। जब हाइड्रोजन को निकाल देगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है, रेजोनेंस भी पॉसिबल है, लेकिन अभी रेजोनेंस कराना नहीं है। नॉर्मली बेस का काम क्या हो गया, H को क्या करेगा, निकाल देगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप आपके पास है RX एल्किल हैलाइड है, आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। ये याद रखना, जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। और SN2 यहाँ देखने को मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस अटैक करेगा R पे, माइनस अटैक करेगा R पे, और यहाँ से X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, समझ में आया, X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो इसके बाद क्या होगा, आप लोग अगर बोर्ड पे ध्यान दे पाएंगे तो ये देखिए ONROR। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम रिवीजन करवाते हैं। बेस का काम होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन निकालना। बेस हमेशा हाइड्रोजन को निकालता है, हाइड्रोजन को जैसे निकालेगा इसके ऊपर आएगा माइनस, फिर उसके बाद आपका RX होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, नाभिक रागी हिंदी में बोलते हैं उस तरह बिहेव करेगा।
ये अटैक करेगा आर पे अटैक करेगा एक्स, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा और यहाँ पे एनआर आके जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 स्टेप क्लियर हुआ होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे होता है वाटर और यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है। अब OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसके ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। और इस माइनस को कौन हाइड्रोजन देगा, वाटर का H प्लस यहाँ से मिलेगा। तो एक ही स्टेप में सारा पॉइंट हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O माइनस अटैक किया तो यहाँ पे OH हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटा होगा तो N पे क्या आया होगा माइनस, और माइनस को इसने क्या दे दिया होगा H, तो कुछ इस तरह बन जाएगा डबल बॉन्ड O N और R तो है, साथ साथ इस पे क्या लग गया H लग गया। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। फिर से हम बताते हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। OH माइनस यहाँ अटैक किया होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, N पे माइनस आया होगा, माइनस को H किसने दिया, ये यहाँ से H मिला, ठीक है ना। तो H मिल गया, NH आ गया। फिर इसके बाद एक और स्टेप होता है, फिर वही कहानी फिर से रिपीट होता है। OH माइनस अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसके ऊपर फिर माइनस आएगा और माइनस को कौन सेटिस्फाइड करेगा, ये H देके सेटिस्फाइड करेगा। तो जनरली देखेंगे अगर आप फाइनल प्रोडक्ट, पहली बात तो ये देख लीजिए छोटा सा बना रहा है, C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O OH आ गया। देखिए थैलिक एसिड बन गया जो आपको बनाना था, और इसमें माइनस आया होगा तो प्लस बन गया होगा, माइनस आया होगा तो हाइड्रोजन अपना H प्लस दे दिया होगा, तो क्या बन गया देखिए NH2 और R, क्या बन गया। अगर आप देखिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं क्या बन गया होगा NH2 और R। तो यही तो आपका है 1 डिग्री अमीन, यही तो आपको बनाना था, थैलिक एसिड एंड 1 डिग्री अमीन। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया पूरा मैकेनिज्म क्या से क्या हुआ है। एक बार और पूरी चीज को एक छोटे में समराइज करते हैं तेजी से। पहला आप लोग बेस लेते हैं, बेस का काम क्या होता है हाइड्रोजन निकालना, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, R पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर वाटर और बेसिक मीडियम में लेते हैं, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, उस माइनस को कौन दे देगा H प्लस दे देगा, वाटर H प्लस दे दिया, तो कुछ यहाँ पे देखिए NH4 बन गया होगा। फिर OH माइनस अटैक किया होगा तो फिर इसके ऊपर माइनस आएगा, 2 बार अटैक करता है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो फिर वाटर अपना H प्लस देगा तो NH2R हो जाएगा, रिंग से पूरा निकल जाएगा ये, और यहाँ पे थैलिक एसिड और क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। ये पूरा इस पूरे प्रोसेस का थैलिमाइड सिंथेसिस का, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के द्वारा आप लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये पूरा थैलिमाइड गैब्रियल सिंथेसिस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। यहाँ तक नोट कीजिए सभी बच्चे पहले। जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का, वो रिडक्शन ऑफ अजाइड है। रिडक्शन ऑफ अजाइड से क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, सोडियम अजाइड लेते हैं, इसका नाम होता है सोडियम अजाइड, ठीक है ना। सोडियम अजाइड होता है, उसका एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा R पे, और यहाँ से X अच्छा लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा। तो जनरली क्या बना देता है, R आ जाएगा और ये N3 जुड़ जाएगा, इसको अजाइड बोलेंगे। बातें क्लियर हो गई, अजाइड बन गया। N3 यहाँ पे अटैक किया, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, सिंपल सा तुमको RN3 बनाना है, अजाइड बन गया। फिर क्या होता है, देन इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं या अपचयन कराते हैं, रिडक्शन, जिसको बोलेंगे रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, याद रखना है ये N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। N2 जो होता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ से निकल जाता है, प्लस हाइड्रोजन दिया, यहाँ से N2 क्या होता है, निकल जाता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो N2 निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, RNH2, और यहाँ से कौन सा गैस निकलता है, N2, क्योंकि N2 इज द गुड लिविंग ग्रुप एंड थर्मोडाइनमिक स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है। तो N2 यहाँ से निकल जाएगा, और देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन बन के तैयार हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे Br है, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका NaN3, इसका नाम है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड बोला है A बनाइए, फिर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बोला है बी बनाइए। तो सभी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने रहा और यहाँ पे ये अजाइड बनाने की मेथड है और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है। आप लोग सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन यहाँ पे H2 की जगह वाटर लगा लीजिएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, ये एज अ आर के जैसा बिहेव कर रहा है, तो Br हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा। तो ये जो बनेगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे N3 आ जाएगा और फिर सेकंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब वाटर के साथ कराते हैं तो N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो B बनेगा, हम यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं यहाँ पे, और NH2 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ तक आपका 2 मेथड आपका खत्म होता है अमीन्स बनाने के लिए। यहाँ तक नोट कीजिए। अमीन्स का जो अगला टॉपिक है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन से आप लोग का 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। कर्टियस रिएक्शन में 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट RCON3 लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिल अजाइड। इसको बोलते हैं एसिल अजाइड। जब इसको हीट किया जाता है, एसिल अजाइड को जब एसिल अजाइड को हीट किया जाता है तो R and CC O बनता है। ये होता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, ध्यान दीजिए। एसिल अजाइड को जब हीट किया जाता है तो आइसोसाइनेट बनता है और देन इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। तो ये कर्टियस रिएक्शन है जिससे एसिल अजाइड से अमीन प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म आप लोग सामने अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। CH3CON3 एसिल अजाइड है, इसको हीट कीजिए, A बनाइए, फिर B वाटर के साथ ट्रीट कराइए और B बनाइए। पहले ये प्रोडक्ट बनाइए, देन उसके बाद आपको इसका मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता होगा, इसको हीट करते हैं तो ये होगा क्या, ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा, O- होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, RC माइनस होगा सर, O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप आप लोगों को समझना है, नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, कल भी बताए थे ये बात। ध्यान दीजिए, ये होगा क्या, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चल जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आया क्या क्या हो रहा है। ये यहाँ पे उठ के डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बैकमान रीअरेंजमेंट होगा, R उठ के जाएगा N के पास और नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे, नाइट्रोजन निकल गया -N2, R वहां पे चला गया R, और यहाँ पे क्या हो गया N, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, RNCO आइसोसाइनेट कैसे बना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पे वाटर अटैक करता है। वाटर कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है। वाटर कार्बन पे अटैक करता है, इसके ऊपर माइनस आएगा। तो अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N के ऊपर माइनस आएगा R, और यहाँ पे वाटर OH, वाटर के O के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया है। देन फिर क्या होगा, ये अपना लोन पेयर पॉजिटिव इसके ऊपर रहेगा नहीं बहुत देर तक, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और H जो निकलेगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ देखिए OH, क्योंकि ये H निकल चुका है, उधर वाला H इधर लिख दिए। फिर क्या होगा, यहाँ पे NH और R। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा और ये माइनस को कौन, हाइड्रोजन अपना प्लस दे देगा, अपना हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, CO2 निकल गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 निकल गया और इसके ऊपर माइनस आएगा, माइनस को कौन सेटिस्फाई करेगा, H। तो ये क्या बन जाएगा, NH2
R। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये कर्टियस रिएक्शन है जिसके द्वारा एसिड या एसिल अजाइड से आपका अमीन बनता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को आप लोग एक बार नोट कीजिए अपने कॉपी में। टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। आपको याद रखना है इसमें 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने चीजों के बारे में बात करेंगे? 3 चीजें। पहला जब भी हम लोग बात करते हैं इसके फेस के बारे में बात करते हैं। फेस के बारे में बात करने से तात्पर्य ये है कि ये सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैस है। पहला। सेकंड बात हम लोग करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर होता है इसका स्मेल की, कैसा महकता है, ठीक है ना। और तीसरा हम लोग बात करेंगे इसकी कलर की। तीसरा इसका बात करेंगे कलर की। फिर सेकंड चीज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, इसकी बात करेंगे। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा स्कूल एग्जाम में, बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, क्वथनांक से। यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोग के स्कूल एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को 4 बातें बता दी गई। 4 बातें मतलब ऊपर अभी आप लोग को बता दिया गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है? आपको फेस पढ़ना है, आपको ऑर्डर पढ़ना है, आपको कलर पढ़ना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग जिक्र करते हैं हर एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट फेस। फेस क्या होता है? फेस मतलब कि अगर कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या 1 से 2 है, मतलब कि ऐसे अगर आप समझ लें CH3NH2, यहाँ पे कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। या तो C2H5NH2 हो, 2 कार्बन हो, C2H5NH2 हो। अगर कार्बन की संख्या 1 या 2 है तो इसका स्टेट होता है गैसियस स्टेट होता है। बातें क्लियर हो गया? अगर कार्बन की संख्या 3 से 8 तक होगा, समझ में आ रहा है ना? 3 से 8 तक होगा तो ये आपका लिक्विड फेज में होगा। और अगर कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा है, मोर देन 8 है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में आता है। उम्मीद करते हैं पहला फेज क्लियर हुआ होगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 से 2 है तो गैस, 3 से 8 है तो लिक्विड, 8 से ज्यादा है तो आपका सॉलिड होगा। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ध्यान दीजिएगा, ये अमोनिया के जैसा स्मेल करता है। ये जो स्मेल करता है अमोनिया जैसा महकता है, वैसा ही महकता है। और या तो एक और स्मेल होता है इसका, फिश। अगर आप कभी भी फिश, मछली जहाँ बिकता है उधर से अगर आप गुजरेंगे, जिस तरह वहाँ पे महकता है, सेम उसी तरह इसका भी स्मेल होता है। फिशी लाइक स्मेल होगा, महकेगा। थर्ड कलर इसका होता है कलरलेस, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब सेकेंड चीज, ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ाने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की बात यहाँ से आप समझेंगे कि अगर 1-2 टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक लोअर अमीन्स, एक हाइयर अमीन्स। हम लोग क्या यूज करेंगे? लोअर अमीन्स, और एक यूज करेंगे हाइयर अमीन्स, उच्च अमीन्स हिंदी में बोलेंगे। लोअर अमीन्स का मतलब है जहां पे कार्बन की संख्या कम है, जैसे कि ये CH3NH2, C2H5NH2, इस तरह के C4 तक समझ सकते हैं। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम है वो पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिखाता है। सुनिए, जहां पे कार्बन की संख्या कम है वो पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होता है? ज्यादा दिखाता है। समझ आ रहा है ना? सॉल्युबल इन वाटर होगा। क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या होगा? घुलेगा। कारण लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कारण क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, चैन बढ़ता है, जैसे मान लो बहुत सारे कार्बन आ गए और फिर NH2 लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो बड़ा वाला चैन है कार्बन का, वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब एक नया टर्म यूज किए, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक जो होता है पानी के साथ रिपल्सन दर्शाता है, पानी के साथ दूर भागता है, प्रतिकर्षण दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोफोबिक होता है, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बन का। इसीलिए ये पानी में क्या होता है? कम घुलनशील होता है, लेस सॉल्युबल होता है। तो आपको 2 बात याद रखना है कि अगर
लोअर कार्बन है, मतलब कार्बन की संख्या कम है, लोअर अमीन्स है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। और कार्बन की संख्या ज्यादा है, हायर अमीन्स है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से रिपल्सन दर्शाता है, और वो ज्यादा सॉल्युबल इसलिए होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो पॉइंट आपका क्लियर होता है, सॉल्युबिलिटी और ये बॉइलिंग पॉइंट अभी हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इतना नोट कीजिए अपने कॉपी में लाइन बाय लाइन। ध्यान दीजिए, सही बच्चे ध्यान देंगे। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा NH2, इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे, हाइड्रोजन नहीं अभी लगा है। और अगर आप ध्यान देंगे इसको हम लोग 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें और यहाँ पे एक H होगा, और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर आप ये 3 क्वेश्चन देखेंगे तो इसको आप लोग बोलेंगे 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको अगर देखेंगे नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन है। और इसको देखेंगे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अमीन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 डिग्री अमीन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप याद रखना कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड बना लेता है। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा मजबूत होगा, और जब ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए 1 डिग्री अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमीन्स का। कारण क्या है? वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? ज्यादा बनेगा, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा वहां पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? तो इन तीनों में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो कौन सबसे ज्यादा होगा? 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन अलग से पूछ दे, अल्कोहल अगर ला देता है, बाई चांस अगर अल्कोहल ला देता है, तो इन तीनों से ज्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर ऑर्डर पूछ देगा तो आपको एक और ऑर्डर याद रखना है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री अमीन का, फिर 2 डिग्री अमीन का, फिर 3 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। लेकिन आपको जनरली अमीन्स में अगर पढ़ना है तो अमीन्स में 1 डिग्री अमीन्स का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर 2 डिग्री अमीन्स का, फिर 3 डिग्री अमीन्स का। कारण क्या है? कारण यही आपका ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नोट कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक नोट कीजिए सभी बच्चे। ऑफ अमीन्स, आज का जो टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जो कि आता ही आता है। ठीक है ना? अब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को जानने से पहले 1-2 बातों पे हम बात करेंगे। एक होता है 1 डिग्री अमीन्स। अगर आप बच्चे जानेंगे तो RNH2 जो होता है वो 1 डिग्री अमीन्स होता है। फिर आता है 2 डिग्री अमीन्स जो होता है RNHR होता है, और एक होता है 3 डिग्री अमीन्स RNR। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बेसिसिटी का कारण क्या है। कोई भी अमीन्स बेसिसिटी क्यों दर्शाता है? हिंदी में कोई भी अमीन्स क्षारकता क्यों दर्शाता है? कारण बताइए, रीजन बताइए। तो याद रखिएगा, इसके पास होता है लोन पेयर।
नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, इसके पास भी होता है लोन पेयर और इसके पास भी होता है लोन पेयर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसी लोन पेयर के कारण ये लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर क्या करता है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करता है, और जब लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करने के कारण, क्योंकि जो लोन पेयर अपना डोनेट करता है उसी को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और ये लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर अपना डोनेट करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये बेसिसिटी प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा कि अमीन्स बेसिसिटी क्यों दर्शाता है। तो कारण आपके सामने है, अमीन्स बेसिसिटी इसलिए दर्शाता है, अमीन्स बेसिसिटी इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो क्या करता है, उसके पास लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर डोनेट करता है। बातें क्लियर हो गई, और यही इसके कारण भी है। यहां तक बातें क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल बातें क्या होगा कि कैसे पता चला कि अमीन्स जो है बेसिक कैरेक्टर दर्शाता है। कैसे पता चला अमीन्स जो है बेसिक कैरेक्टर दर्शाता है। तो क्या होता है, ये लैब में हम लोग बातें करते हैं, ये सब लैब में प्रैक्टिकल बातें हैं। ये सब जितनी भी बातें आपको बताई जाएगी प्रैक्टिकल बातें बताई जाएंगी। 2 मिनट। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि आपको पता है कि अगर अमीन्स बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये बातें क्लियर है, क्लास 10 में पढ़े हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। तो इसी तरह हमारा अमीन्स जो है RNH2, इसको कराया गया रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, HX के साथ, ठीक है ना। ये HCl हो गया, ये एक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट कराया गया तो ये H के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे बनाया RNH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ गया, लोन पेयर इसमें डोनेट किया तो इसके ऊपर आया प्लस, और यहाँ पे X माइनस। ये एक तरह का क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। इससे इस बात का प्रूफ मिलता है कि ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर दर्शाता है। क्या बातें क्लियर हो गया। इसी तरह एक और देखा गया, एनिलीन। ये एनिलीन है, ये भी इसके पास भी लोन पेयर होता है और ये भी HX के साथ रिएक्ट किया तो, और ये यहाँ पे H के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे X निकला तो ये क्या बनाया, एनिलीनियम। एनिलीनियम NH3 प्लस X माइनस, इसको बोलते हैं एनिलीनियम। सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गया। तो इससे ये बात पता चला कि ये सॉल्ट बनाता है, मतलब ये एक बेसिक कैरेक्टर को दर्शाता है। तो अभी तक आपको बस इतनी बातों पे हमने फोकस किया कि अमीन्स बेसिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, और सेकेंडरी क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है। सेकेंडरी बात, थोड़ा प्रैक्टिकल वैल्यू बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू एक बात की, अभी एक और बात किया जाएगा। एक बात ये किया गया कि जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट बनाता है। तो जनरली आपको सॉल्ट बना के दिखा भी दिया गया। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब 2 से 3 क्वेश्चन का और आंसर आगे वीडियो में मिलता रहेगा, पहले यहां तक नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, अमीन्स जो होता है RNH2, सेकेंड प्रैक्टिकल क्या किया गया, इसको वाटर में डाला गया। इसको क्या किया गया, वाटर में डाला गया। तो देखा गया कि ये क्या करता है, RNH3 प्लस बनाता है, N के ऊपर प्लस आता है, और OH माइनस बनाता है। इससे इस बात का सबूत मिलता है, आप लोग पढ़े भी होंगे बेस का डेफिनेशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देता है वही बेस होता है। तो जनरली आप देखिए, अमीन्स को हमने किस में डाला, वाटर में डाला, और वाटर में डालने के बाद उसने क्या दे दिया, OH माइनस आयन दे दिया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसी बात का एकदम प्रूफ होता है कि अमीन्स क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। बातें क्लियर हो गई। और इसका Kb वैल्यू लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है। इसको कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, RNH3 प्लस OH माइनस, और इधर क्या होगा, RNH2 और इधर सुनो, वाटर का लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है 1 होता है, इसलिए वाटर को लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। बातें क्लियर हो गई।
अच्छा, इससे इस बात का सबूत मिलता है OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि देखो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जब OH माइनस बढ़ता है और Kb बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी भी अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक बात और, यहाँ पे एक वैल्यू होता है PKb, PKb वैल्यू Kb का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर Kb बढ़ेगा तो PKb घटेगा, ये एकदम क्लियर है। तो मतलब PKb अगर घटेगा, कम वैल्यू होगा, तो बेसिसिटी तब भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये लाइन? क्योंकि Kb बढ़ेगा, Kb बढ़ना मतलब PKb घटना, और Kb बढ़ा मतलब बेसिसिटी बढ़ गया। मतलब आप इसको अंदाजा लगा के इससे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक लैब में किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। अमोनिया, अमोनिया दिख रहा है, और यहाँ पे RNH2, इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू आया था PKb का वैल्यू 4.75 आया था। कितना आया था? 4.75, और इसका आया था 3.25 से लेके 3.75 तक। और आपको पता है वो PKb की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? PKb के। तो जिसकी PKb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इन दोनों में प्रैक्टिकली वैल्यू में कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये बेसिक होगा कि ये बेसिक होगा? जिसका PKb वैल्यू कम होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इसका कम है कि इसका कम है? RNH2 का कम है, अमीन्स का कम है, तो ये ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये तो वाटर के साथ हो गया प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, इस पे 3 फैक्टर काम करते हैं। अमीन्स की बेसिसिटी पे कितने फैक्टर काम करते हैं? 3 फैक्टर काम करते हैं। तो उससे पहले आप लोग पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप, फैक्टर, फैक्टर में 3 चीज इफेक्ट करता है। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, प्रभाव। दूसरा होता है सॉल्वेशन, और तीसरा होता है जो थर्ड पॉइंट है वो आपका होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहां पे 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें प्रभावित करती हैं आपका क्या, बेसिसिटी। तो हम लोग लाइन बाय लाइन तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दे दो, RNH2 होता है, यहाँ पे RNH R होता है, और यहाँ पे RNR। अगर आप तीनों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो R ग्रुप लगा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। R का मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अब कहोगे सर प्लस आई क्या होता है, तो इसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा नीट वाले में, वहां पे दिया हुआ है प्लस आई इफेक्ट। लेकिन आप बस आप लोग अभी इतना जानिए कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ये जो भी होगा अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा, एक आर इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, और यहाँ पे कितने लोग दे रहे हैं, 3 लोग दे रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोन पेयर तो है ही, लोन पेयर तो है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, किस वाले इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तीसरे वाले पे, क्योंकि इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा तो आसानी से लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बातें क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इस पे प्लस आई मिल रहा है, प्लस आई मिलने के कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो आसानी से अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा, मतलब आपका बेसिसिटी ज्यादा दर्शाता है। तो एक तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का कारण हो गया। और हाँ याद रखिएगा ये 2 फेज में होता है, एक होता है गैसियस फेज और एक होता है एक्वस फेज। जनरली ये अभी की जो बात की है ये आपका गैसियस फेज की बात की है। किसकी बात की है, गैसियस फेज की। बातें क्लियर हो गई? तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? बातें समझ में आ गया?
कि 3 डिग्री में ज़्यादा, अगर 3 डिग्री जब हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, 3 डिग्री जब हमारा ज़्यादा बेसिक होगा, कारण क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो आसानी से क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। अच्छा, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सॉल्वेशन बताना है। सॉल्वेशन में एक बात सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर जुड़ेगा, याद रखना, जब भी किसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो उसकी एनर्जी कम कर देता है। बात समझ में आया? जब कोई भी मॉलिक्यूल में क्या जुड़ेगा, वाटर जुड़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी जब कम होता है तो स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि जो कम एनर्जी में रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो स्टेबल ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ गया? ये बात याद रखिएगा, फिर से बोलना है, जब किसी मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा उसकी एनर्जी कम कर देगा, एनर्जी कम कर देगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्थायित्व तो ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगा। ये बात याद आएगा। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट, एक होता है RNH2, एक होता है RNHR, ये 2 डिग्री, और एक होता है RNRR 3 डिग्री। अमीन, इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे दो, अगर ऐसे देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, जुड़ेगा, और यहाँ पे केवल एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, क्योंकि केवल ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो तुम खुद बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, अस्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होना चाहिए, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, 1 डिग्री का ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। ये रीजन है, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे एक और बात बताएंगे, ये एक्वस फेस है। क्या है? एक्वस फेस है। बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद लास्ट जो आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी आप लोग को क्वेश्चन जब बताया जाएगा तब डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब देखो RNH2 है, एक है RNHR और एक RNRR। तीनों में भीड़ कहाँ कम है? यहाँ पे भीड़ कम है क्योंकि R लगा, केवल एक है, यहाँ पे 2 R लगा है। R का मतलब है पूरा, अगर मान लो एक और हम CH3 लिख लें तो CHHH, इधर भी C लिख लें CHHH, ये भीड़ है। समझ में आ रहा ना? तो अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री में भीड़ कम है, जहां पे भीड़ कम होगा वहां पे लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है। तो जहां पे भीड़ कम होता है वो आसानी से क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर आप देखेंगे तीनों में सबसे ज्यादा आसानी से कौन लोन पेयर डोनेट करेगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। भीड़ कम है तो आसानी से क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। तो अब हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है। समझ में आया? सॉल्वेशन और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आपको सर दोनों में अलग अलग आ रहा है, कारण अलग अलग आ रहा है, वो रीजन के ऊपर है। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, उसमें आपको जो आंसर का रीजन लिखना है वो उस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी खत्म हो गया, सॉल्वेशन भी खत्म हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन लेंगे और दोनों क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब जो चीज हम लोग पढ़ा दिए हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला आपको याद होना चाहिए C2H5, ये प्रैक्टिकल देखा गया, C2H5 का होल थ्राइस N और C2H5 NH2, एक तो ये है, और एक है CH3 का होल ट्वाइस NH CH3 NH2 CH3 का होल थ्राइस N। अगर आप ध्यान दे पाएंगे सभी बच्चे, तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो 2 डिग्री अमीन है। ये कितना है? 2 डिग्री अमीन, और ये है 3 डिग्री अमीन, और ये 1 डिग्री अमीन।
यहाँ पे भी देखेंगे ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। पहचानने का तरीका नाइट्रोजन देख के पहचान जाइए। अगर NH2 है तो 1 डिग्री, NH है 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। समझ में आ गया। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर R की जगह पहले में देखेंगे C2H5 लगा हुआ है, R की जगह क्या लगा हुआ है, C2H5। यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री तो कॉमन है, ये होगा ही होगा क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया 2 डिग्री है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 2 डिग्री है। अब रीजन जो देना था आपको इसमें और इसमें देना था, तो सबसे पहला पॉइंट, इसको तो भूल जाइए क्योंकि 2 डिग्री आ रहा है CS3 वाले में भी, C2H5 वाले में भी। इन दोनों में क्या होता है, अब आपको रीजन किस बेसिस पे देना है, वो जो 3 आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे ये 3 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल किस में था, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किस में था, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका जो रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल है देन ये है। समझ में आया। अब इसमें 1 डिग्री फिर 3 डिग्री है, इसका रीजन 2 कारण लिखेंगे, सॉल्वेशन या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका कारण क्या है, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस कारण है इसकी बेसिसिटी का। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो याद रखना 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और लेकिन अगर C2H5 लगा हुआ है तो 2 डिग्री बाद 3 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। लेकिन अगर वहीं CS3 लगा है तो 2 डिग्री तो होगा ही, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। कारण आप लोग को बता दिया गया तीनों में से। इसमें 3 डिग्री पहले आ रहा है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कारण लिखेंगे, और यहाँ पे 1 डिग्री पहले आ रहा है, फिर 3 डिग्री आ रहा है तो सॉल्वेशन लिखेंगे या तो स्टेरिक हिंड्रेंस लिखेंगे। समझ में आया। उसको पढ़ाने का कारण क्या है, रीजन आपको क्वेश्चन देख के बताना है। बातें क्लियर हो गई। और एक और चीज, ये तो दोनों समझ में आ गया, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, पक्का लिख लीजिए कि यही क्वेश्चन आना है, या तो ये या तो ये। लेकिन एक क्वेश्चन और आया हुआ था, ये बता देते हैं। C2H5 का होल ट्वाइस NH और CS3 का होल ट्वाइस NH, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, नहीं दोनों में कौन ज्यादा बेसिसिटी है, दोनों 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ज्यादा बेसिक है। याद रखना C2H5 वाला ज्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखना कि C2H5 का होल ट्वाइस NH जो होता है सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो 6 में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो ये है। बातें क्लियर हो गई। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है, 10 ईयर उठा के देख लीजिएगा, आज ही जाके पढ़िएगा, बेसिसिटी जितना पढ़ा है सारा क्लियर हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका ऑर्डर पूछेगा या तो इसका पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो C2H5 का होल ट्वाइस NH है। बातें क्लियर हो गया। ये जितने भी बोर्ड पे अभी लिखे हैं सब एग्जाम के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपका बेसिसिटी का 2 बातें खत्म हो गया। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें लास्ट चीजें चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 95% क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज जो टॉपिक है कार्बिल अमीन रिएक्शन, आपको ये बता दें ये हर साल एग्जाम में आता है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, आप अपने बुक में 10 ईयर में हमेशा देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन में पहली बात तो ये जान जाइए, ये केवल 1 डिग्री अमीन देता है, ये केवल 1 डिग्री अमीन देता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये केवल 1 डिग्री अमीन देता है। 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये केवल 1 डिग्री अमीन शो करता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। याद रखना, ये फॉल स्मेल करता है। फॉल स्मेल का मतलब होता है बहुत ही बदबूदार स्मेल होता है इसका। बातें क्लियर हो गई। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि सर ये 1 डिग्री अमीन्स होता है। दूसरी बात ये क्लियर होगी, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। और तीसरी बात ये हो गई कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और चौथी बात, और यहीं से इंपॉर्टेंट है, कि रिएक्शन कैसे होता है, वेल मैकेनिज्म।
ध्यान दीजिए, होता क्या है, आपके पास होता है RNH2, ये 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, और KOH के साथ कराते हैं। KOH का 3 मोल लेते हैं, ये याद रखिएगा, KOH के साथ कराते हैं। आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोसाइनाइड ही बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस यहां माइनस, आइसोसाइनाइड बनता है, इसी को आइसोसाइनाइड कहते हैं। देन आपका KCl बनता है 3 मोल और 3 मोल H2O बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मोल KCl और 3 मोल H2O बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन, और ये जो बनता है ये बहुत ही ज्यादा फॉल स्मेल करता है, बहुत ज्यादा बदबूदार स्मेल करता है। क्या बातें क्लियर हो गई? और एक और बात, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब कहोगे ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Cl2C, ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान होता है, ये मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, तब तक एक रिएक्शन आप लोग खुद लिखेंगे, यहाँ पे छोटा सा हम दे देते हैं, CH3NH2, इसको बोलते हैं मेथनामीन, इसको बोलते हैं मेथनामीन। मेथनामीन का रिएक्शन CHCl3 प्लस 3KOH के साथ करा दीजिए। अब प्रोडक्ट बताइएगा क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड ही बनता है। और एक और बात, ये यहाँ पे लिखते हैं, जगह यहाँ पे है, ये एनिलीन के साथ भी रिएक्शन शो करता है, ये जो होता है एनिलीन के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बशर्ते बस ये बात याद रखना है कि ये 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। बातें क्लियर हो गई? तो यहां तक नोट कीजिए पहले, देन इसका भी रिएक्शन आप लोग CHCl3 के साथ करा दीजिए, देन KOH के साथ कराइए, और प्रोडक्ट इसका भी लिख लीजिएगा और इसका भी लिख लीजिएगा, सब कुछ सेम होगा, बस R की जगह क्या है, यहाँ CH3 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे R की जगह बेंजीन रिंग लगा दिया गया। बातें क्लियर हो गई? इतना नोट कीजिए, देन हम लोग आगे इसके बाद मैकेनिज्म की ओर बढ़ेंगे। यहां तक नोट कीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। अब पहली बात, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था इसका नाम है मेथनामीन। मेथनामीन का अगर हम लोग कार्बिल अमीन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बनेगा CH3N प्लस C माइनस, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। और आपको पता है 3 मोल KCl निकलेगा और 3 मोल H2O निकलेगा, और इसको बैलेंस करना तो यहाँ 3 मोल लगा लीजिए। इसको अगर रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं, तब भी आइसोसाइनाइड बनता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा। बेंजीन आइसोसाइनाइड बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा 3KCl प्लस CH2O। उम्मीद करते हैं ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने अपने कॉपी में लिखा होगा। देन अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगर आप देखेंगे CHCl3, ठीक है, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और इसका रिएक्शन KOH के साथ करते हैं। याद रखना, KOH जो भी बेस होता है उसका काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को खाना, एसिडिक हाइड्रोजन को खाना। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन खा लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो पहले स्टेप में देखेंगे आप सभी बच्चे, C माइनस Cl, और आपके पास पता है यहाँ पे K प्लस है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे OH और H निकला है, H2O के फॉर्म में निकल गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, पहला मोल H2O दिख गया और K प्लस निकला। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे, Cl, C माइनस Cl, और यहाँ पे जो K प्लस होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये KOH, यहाँ से KCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KCl, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, Cl2C, ये आपका बच जाएगा, और क्या निकल जाएगा, KOH निकल जाएगा, सॉरी KOH नहीं, KCl निकल जाएगा। बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ पे यही तो है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, यही मेन है, यही इंटरमीडिएट है, यही इंटरमीडिएट होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? इंटरमीडिएट क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन। कैसे बना है, क्लियर हो गया? पहले स्टेप में देखो, KOH क्या किया, यहाँ से H निकाल लिया, इसके ऊपर माइनस आ गया, फिर क्या होगा, K प्लस, इसको Cl निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ गया, डाइक्लोरोकार्बीन। थर्ड स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप ध्यान दीजिए, RNH2 होता है, आप सभी बच्चों को पता है सर, ये NH2 होगा, ये किस पे अटैक करेगा, ध्यान दीजिए, Cl2C, क्या करेगा, ये C पे अटैक करेगा, या Cl2 को ऐसे लिख लीजिए, Cl, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। देखिए क्या होगा, R N, अच्छा H के H, 2 H लगा लीजिए,
सी पे अटैक किया सी, Cl Cl, इसके ऊपर प्लस होगा सर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर क्या करता है, जो बेस होता है OH माइनस इस हाइड्रोजन को खींचता है, H2O निकालता है। देखो H2 का 3 मोल बना हुआ है, तो यहाँ से H2O निकालेगा और ध्यान दीजिए ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बात है, समझ में आएगा। और इसके ऊपर माइनस भी होगा क्योंकि ये अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और सुनो डबल बॉन्ड बनाएगा और ये Cl निकलेगा। Cl किसके साथ निकलेगा, KCl के साथ, समझ में आ रहा है ना। तो माइनस H2O KCl होगा, K प्लस Cl माइनस को लेता जाएगा और OH जो होगा H को लेके जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो पहले स्टेप में अगर आप देख पाएंगे RN प्लस डबल बॉन्ड C माइनस और एक Cl बस बचा, और यहाँ पे क्या है H, समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर OH माइनस आता है, OH माइनस आएगा, फिर किसको ले जाएगा, H को लेके जाएगा H2O के फॉर्म में। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर ये यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Cl क्या होगा, निकलेगा किसके फॉर्म में, KCl के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। बातें समझ में आ गया। अब देखिए आप 3 मोल KCl निकला हुआ है ना, तो 1 मोल KCl यहाँ निकल गया, 1 मोल KCl यहाँ निकल गया, 1 मोल KCl यहाँ निकल गया, ठीक है। 3 मोल H2O निकला है ना, 1 मोल यहाँ पे निकल चुका है, 1 मोल यहाँ निकल चुका है, 1 मोल यहाँ पे निकल चुका है। बातें क्लियर हो गई। और बाई प्रोडक्ट आपका जो मेन प्रोडक्ट है RN प्लस C माइनस, जो कि आपका मैकेनिज्म है जो सबसे पहले बताया गया था, ये आपके सामने है, एल्किल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्बिल अमीन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी बच्चे। अब जो टॉपिक है हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी खासियत ये है कि हिंसबर्ग रिएजेंट को एक और नाम से जाना जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन को अराइल सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। जैसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया, इसको एक और नाम किससे जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है C6H5S डबल बॉन्ड O Cl, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखिए ये रिएजेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या होता है, ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को अलग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ये क्या करता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को क्या करता है, अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को कौन अलग करता है, कौन रिएजेंट अलग करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट अलग करता है, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट का एक और नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये क्या करता है, आप लोग को ऊपर ऊपर अभी 2 मिनट बताते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 स्टेप तक आगे जाता है, तीसरा स्टेप नहीं कर पाता है, और 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन ही नहीं दर्शाता है। तो ये बातें हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में, ऊपर ऊपर बातें कि क्या बोला गया, हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तक पहुंच जाता है, 2 डिग्री अमीन्स के साथ 2 स्टेप रिएक्शन होता है, तीसरा स्टेप नहीं पहुंच पाता है, और 3 डिग्री अमीन्स के साथ ये रिएक्शन ही नहीं शो करता है। तो ऊपर ऊपर बातें क्लियर हो गई कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या हो गया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन्स को अलग अलग करना है। अब हम लोग इसके रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके रिएक्शन को लिखते हैं, यहां से लेके ऐसे हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हमारा RNH2 है, इसको 1 डिग्री अमीन कहेंगे, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, C6H5, ठीक है, S डबल बॉन्ड O Cl। आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए, क्योंकि इसको मैकेनिज्म के थ्रू ही बताना सही है, और आपको मैकेनिज्म के थ्रू आना भी चाहिए। होता क्या है, इसका लोन पेयर अटैक करता है सल्फर पे, तो यहां से O ऊपर जाएगा, माइनस बनाएगा, ठीक है। जब O माइनस बनाएगा तो माइनस फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही बनाएगा ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं RNH, कहाँ पे अटैक किया है, S पे अटैक किया है, S के साथ C6H5 लगा है, इधर लगा दो C6H5, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड हो, Cl निकल चुका है, पता चला कैसे निकला है, फिर से हम बताते हैं। NH2 यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर इसका, उसके ऊपर वो माइनस गया, माइनस फिर डबल बॉन्ड बनाया, Cl बेस्ट लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस निकल गया। बातें क्लियर हो गई।
फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। और एक सेकंड, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया। बातें क्लियर हो गई। फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आता है ये न्यूट्रलाइज करता है HCl, तो HCl माइनस और H प्लस निकल गया और ये प्लस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए RNH डबल बॉन्ड O C6H5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। फिर क्या होता है, यहाँ पे अभी एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिएजेंट डालते हैं NaOH, ठीक है, NaOH डालते हैं, जिसको आप लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ये एक बेस होता है, बेस का काम हम हमेशा बताते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को खाना होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को खाना मतलब इसको खा लेगा, खाने का मतलब है वाटर के फॉर्म में निकाल देगा, ठीक है। तो -H2 हो जाएगा, कैसे H2 हुआ, यहाँ से OH माइनस आया होगा, OH माइनस इसको अटैक किया होगा, H2O निकाला होगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। बातें क्लियर हो गई। तो RN इसके ऊपर माइनस H डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिए अब माइनस Na प्लस भी है, तो यहाँ पे Na प्लस आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये आपका क्या बना दिया, एक सॉल्ट बना दिया। और यहाँ पे X माइनस आ जाएगा, X माइनस मतलब Cl माइनस भी आ सकता है कहीं से, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट से आ जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सॉल्ट, इसी को क्या बोलते हैं सॉल्ट, जो कि नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है सुनिएगा, 1 डिग्री अमीन के साथ जब हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये इतने स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है ना। अभी 2 डिग्री अमीन्स के साथ भी रिएक्शन देखेंगे और 3 डिग्री अमीन्स के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। क्या आप सभी बच्चों को 1 डिग्री अमीन्स का समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। लोन पेयर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। प्लस आया है, हाइड्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ से प्लस हट जाएगा, ये बन गया। फिर आपके पास एक नया चीज आप लेंगे, क्या, बेस NaOH लेंगे, ये आपका H खत्म करेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा और माइनस और Na प्लस जुड़ के सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट जो कि नीचे बैठा रहता है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अमीन हमेशा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कहां तक पहुंचता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद 2 डिग्री अमीन पढ़ेंगे, फिर 3 डिग्री अमीन करेंगे। तो पहले यहां तक आप सभी बच्चे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब 2 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन, 2 डिग्री अमीन्स को हम RNH बोलेंगे और इसका रिएक्शन C6H5 डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराएंगे। ध्यान दीजिए, फिर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा, O पे क्या होगा, माइनस जाएगा, माइनस फिर आएगा यहाँ पे और यहाँ से Cl निकल जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ, वही पुराना स्टेप। तो क्या होगा, RN यहाँ पे लिख सकते हैं R और यहाँ पे लिख सकते हैं H, इसके ऊपर प्लस और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O C6H5। उम्मीद करते हैं पहला स्टेप समझ में आया होगा। इस प्लस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, हाइड्रोजन निकल के न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे RN H डबल बॉन्ड O C6H5। अब ध्यान दीजिए, अभी आप लोग NaOH का यूज कर रहे थे, NaOH का इसलिए यूज कर रहे थे कि वो एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, N के पास कोई हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन है नहीं तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यहीं पे रिएक्शन क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 डिग्री अमीन के साथ यहीं तक रिएक्शन शो करता है। बातें क्लियर हो गया। और सुनो, ये तो 2 डिग्री का कहानी खत्म हो गया। 1 डिग्री आपका कहां तक बना था, 1 डिग्री आपका सॉल्ट बना था, 2 डिग्री यहीं तक होगा। 3 डिग्री यहीं पे बताते हैं, R, ठीक है। इसका रिएक्शन जब कराते हैं C6H5 डबल बॉन्ड O Cl, ये देखिए इतना बल्कीनेस है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि लास्ट में न्यूट्रलाइज करेगा, इतना बल्कीनेस है, तो ये रिएक्शन ही नहीं शो करता है। समझ में आ रहा है ना। 3 डिग्री अमीन बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है। और ये बहुत बल्की ग्रुप है, इसलिए 3 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं देता है। 2 डिग्री अमीन यहाँ तक रिएक्शन देता है, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और 1 डिग्री अमीन सॉल्ट तक बनता है। जैसे पहचानने का तरीका कॉपी में इससे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। RNH2 है, 1 डिग्री अमीन कहां तक बनता है, A भी बना लेता है, NaOH के साथ रिएक्शन करा के B तक पहुंचता है, ठीक है। 2 डिग्री अमीन जो होता है RNNHR, ये कहां तक बनता है, केवल A तक बनता है, B तक नहीं बनता है, B यहां नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। और 3 डिग्री अमीन अगर आप देखें RNRR, यहाँ पे ना तो A बनेगा और ना तो आपका B तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। ये समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है,
बातें क्लियर हो गई? इसको भी आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हिंसबर्ग रिएजेंट का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अमीन्स में हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी के सीरीज में पढ़ रहे हैं, वहां पे जो आज का जो टॉपिक है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, NaNO2 लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराते हैं। तो NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से NaCl बाहर होता है, देखेंगे आप लोग NaCl निकलेगा और क्या बचा है HNO2। यहाँ पे आप लोग का फ्रेशली प्रिपेयर होगा HNO2। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन बनेगा HNO2। फिर क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे OH एंड डबल बॉन्ड O, इसको HNO2 को इस तरह लिख सकते हैं HNO2, ठीक है। इसका जब एसिडिक मीडियम जैसे कि HCl है तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो H+ के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका लोन पेयर H पे अटैक करेगा, लोन पेयर H पे अटैक करेगा और H पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा O डबल बॉन्ड N OH H और इसके पास क्या आ जाएगा प्लस। क्या बातें क्लियर हो गई? फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कुछ इस तरह बनेगा, -H2O होगा, H2O निकल गया और क्या बन गया NO+। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। और यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। बात समझ में आ गया? NO+, यही आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जनरली होता क्या है, पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे। कभी भी कोई भी अमीन जब लेते हैं आप लोग RNH2, ठीक है ना, जब इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं HNO2 के साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं। HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी ये लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये रहेगा तब भी HNO2 बनेगा और ये रहेगा तब भी, तो बात वही हो गया। जब भी रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट टाइप बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाता है RN2 प्लस Cl-। बातें क्लियर हो गई? RN2 प्लस Cl-। और ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये रहता है, इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। एनिलीन आप सभी बच्चों को पता है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 प्लस Cl- बनेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी हम इसका मैकेनिज्म के थ्रू अब बात आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी बस आपको ये पढ़ना है कि RNH2 जब रिएक्ट करता है HNO2 के साथ तो क्या बनता है RN2 प्लस Cl-। इसी तरह हम लोग एनिलीन एक एग्जांपल ले सकते हैं। एनिलीन का रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड, इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं, कराएंगे तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम लवण हिंदी में बोलते हैं। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं डाइएजोटीकरण। बातें क्लियर हो गई? तो ये आपका पहला रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जो कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। NO यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, जो कि आगे अभी आप इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। पहले यहाँ तक नोट करें फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बनता कैसे है। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए आपको सबसे पहले पता होगा इंटरमीडिएट NO+ तो बनता है, ये हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। अब होता क्या है, RNH2 जो होता है आपके पास, जो भी आपके पास हो, R की जगह C6H5 भी लग सकता है। जब इसका रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराते हैं, अगर यहाँ ध्यान देंगे N डबल बॉन्ड O+ के साथ कराएंगे। NO+ जो यहाँ पे बना हुआ है तो इसका लोन पेयर N पे अटैक करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बनता है RNHH, यहाँ पे क्या आएगा N डबल बॉन्ड O। अच्छा, इस पे प्लस पे अटैक किया तो माइनस आया होगा, तो प्लस माइनस हट जाएगा और इस ये अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। क्या बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई। फिर आगे क्या होता है सुनिए, आगे इसके बाद होगा क्या, यहाँ पे ये देखो, इस बार ये यहाँ निकलेगा डबल बॉन्ड बनाएगा,
समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पे निकलेगा और क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या निकलेगा देखिए, आर एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा, ध्यान दीजिए। ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये इसके नाइट्रोजन पे जो प्लस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो कुछ इस तरह होगा, ध्यान दीजिए, आर एन एच, क्योंकि ये निकल गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल गया, तो यहाँ प्लस हट जाएगा, एन एन डबल बॉन्ड ओ, ये आएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे होता है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म को बोलते हैं हिंदी में चला बहता। होता क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड दे देगा, बना देगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है, OH हो जाता है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाता है, इसी को टाउटोमेरिज्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड एन ओ एच। फिर इसके बाद लोन पेयर है, लोन पेयर अभी भी है, ये आपका अटैक करेगा H प्लस पे, क्योंकि यहाँ पे H प्लस की कोई कमी नहीं है, नाइट्रस एसिड है, तो H प्लस पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये कुछ इस तरह बनाएगा, आर एन डबल बॉन्ड एन ओ एच एच, और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो आर एन डबल बॉन्ड एन, और इसके ऊपर आ गया प्लस। क्या बात समझ में आ गया? लेकिन ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, ये फिर अटैक करेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और ध्यान दीजिए कुछ इस तरह बना लेगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, और यहीं पे आपका जो भी आपका Cl होता है आ जाता है, तो ये Cl माइनस, तो ये आपका Rn2 प्लस Cl माइनस बना लिया। अब देखेंगे यही तो है आपका Rn2 प्लस Cl माइनस, यही तो है। जैसे कि आप लोगों ने एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, तो ये भी देखिए Rn2 प्लस Cl माइनस। इस मैकेनिज्म से आपको क्या समझ में आया, मैकेनिज्म से आपको समझ में आया कि किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा। बातें क्लियर हो गई? इसको एक बार और हम बताते हैं, ध्यान दीजिए क्या हुआ है। सबसे पहले आप HNO2 लेते हैं, HNO2 को H प्लस के साथ जब अटैक कराता है तो यहाँ पे OH2 बनता है, यहाँ पे ये दोनों अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, -H2 निकला, तो इसके ऊपर प्लस आ गया, NO प्लस बना दिया। क्या बात समझ में आ गया? ये इंटरमीडिएट बन गया। फिर ये आपका जो भी अमीन है, अमीन कहाँ अटैक करता है, N पे अटैक करेगा, N पे अटैक करेगा तो ये बना लेगा, देखिए N पे अटैक किया तो इसके ऊपर प्लस भी आ गया और ये बना दिया। हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे के फेंक के इसका प्लस हटा देगा, तो कुछ इस तरह बना दिया। इसके बाद यहाँ पे टाउटोमेरिज्म आपको याद होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा। फिर क्या होता है, H प्लस पे फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, OH2 बनाएगा, ये निकलेगा, पूरा H2 को निकल जाता है, पूरा H2 निकलेगा, तो यहाँ पे देखो प्लस आ गया, N पे प्लस आ गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये N अपना लोन पेयर देके ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। यही तो आपका है डाइजोनियम सॉल्ट, इसको Rn2 प्लस Cl माइनस लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद हम लोग आगे के अगले रिएक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म भी है, कैसे आपको किया जाएगा। बच्चे आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ये अमीन्स का एक और केमिकल प्रॉपर्टी है। जनरली अगर हम लोग ध्यान दें तो ये आपका एनिलीन है। अगर आप देखेंगे एनिलीन के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन होता है, इसको और इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन होगा, ये वाला और ये वाला होता है मेटा पोजीशन, और ये होगा आपका पैरा पोजीशन। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। और याद रखिएगा जब कोई ग्रुप लगेगा उसके रिस्पेक्ट में ही आप बता पाएंगे कि कोई हमारा ऑर्थो पोजीशन है, मेटा है, पैरा है। उम्मीद करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा याद हो गया होगा। और आपको एक और बात बता दें, इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो केवल 2 पोजीशन पे अटैक करता है, या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा
पोजीशन पे अटैक करेगा, ये मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो दो पोजीशन पे अटैक करता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अब क्यों करता है ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे क्यों अटैक करता है वो ध्यान दीजिए। ये आपका एनिलीन है, इसके पास होता है लोन पेयर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो टूट के आएगा, यहाँ पे माइनस बनाएगा। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 और इसने अपना लोन पेयर दिया तो प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये एज इट इज रह जाएगा। फिर ये आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर आएगा माइनस बनाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, NH2 प्लस ये अंदर आ गया डबल बॉन्ड, ये आएगा माइनस और ये आएगा, ये रेजोनेंस हो रहा है। फिर ये अंदर आता है, एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो कुछ इस तरह बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर देखिए ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर ये देखिए डबल बॉन्ड टूट के उसका प्लस हटा देगा। क्या बातें क्लियर हो गया? तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ये देखिए और NH2। ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है? एनिलीन का। अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हाइयर है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइयर है, एक तो पैरा पोजीशन पे हाइयर है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइयर है। बातें क्लियर हो गया? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस इस बात का संकेत है कि ये जो अटैक करेगा ग्रुप वो कहां से आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां से आके अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। बातें क्लियर हो गई? तो यहां तक आप लोग को समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे अटैक कहां होगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, फिर नाइट्रेशन पढ़ेंगे, फिर सल्फोनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो टॉपिक है ब्रोमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता है एनिलीन का रिएक्शन, एनिलीन का, ये आपका एनिलीन है, इसका रिएक्शन अगर एग्जामिनर बोला ब्रोमीन और वाटर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। समझ में आया? अगर एनिलीन का रिएक्शन अगर बोला ब्रोमीन वाटर के साथ करो, ब्रोमीन वाटर के साथ करो, एक बात याद रखना, ये जो एनिलीन का जो ये है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई कर देता है। किस किस पोजीशन पे हाई करता है? ऑर्थो पे भी कर देता है और पैरा पे भी कर देता है। आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा हाई कर देता है, कहां कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे कर देता है। और जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका NH2, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। तो ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाता है, ब्रोमीन जुड़ जाता है। कारण क्या है? वो कारण इसका ये है रिएक्टिविटी ऑफ NH2। NH2 के रिएक्टिविटी के कारण इसका जो रिएक्शन होता है ब्रोमीन आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करता है और पैरा पोजीशन पे भी अटैक करता है। बातें क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कीजिए, या डायरेक्ट बोलेगा ब्रोमिनेशन क्या होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बातें क्लियर हो गई? लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे बस क्वेश्चन बोले कि आप बताओ कि पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, पैरा ब्रोमो एनिलीन बस बताओ, तब इसके लिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल रिएक्शन कराना पड़ेगा, इसके रिएक्टिविटी को कम कराना पड़ता है। और जब इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दोगे तो केवल पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। अभी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो दोनों पोजीशन पे बना है, ऑर्थो पे भी बना है, पैरा भी बना है। लेकिन अगर एग्जामिनर केवल ये पूछ रहा है कि तुम क्या बनाओ, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, पैरा मतलब केवल इस पोजीशन पे ब्रोमो लोगे, तो उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहां तक बातें क्लियर हो गई कि जब आपको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन बोलेगा या ब्रोमिनेशन बोलेगा तो कौन सा रिएक्शन लिखना है, यही लिखना है। लेकिन स्पेसिफिक नाम देके बोलेगा कि
पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, स्पेसिफिक नाम देके बोलेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो कंट्रोल रिएक्शन कराना पड़ेगा, एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, और जहां पे रिएक्टिविटी कम होगा तुरंत आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। बातें क्लियर हो गई? तो पहले यहां तक आप सभी बच्चे नोट कीजिए, फिर देन आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब सेकेंड रिएक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब अगर हमको एनिलीन से केवल क्या बनाना है, एनिलीन से अगर आपको केवल पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, इसका नाम होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तब इसमें एक हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है, NH2 की रिएक्टिविटी कम करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिविटी होगा तो ये आपका क्या करेगा, ऑर्थो पे भी ब्रोमीन जोड़ देगा और पैरा पे भी। तो केवल अगर एग्जामिनर ये बोला कि पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एनहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा। किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, एनहाइड्राइड के साथ। सॉरी ये तो गलत हो गया, एनहाइड्राइड के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट कराना पड़ेगा। और एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा, इसका लोन पेयर अटैक मारेगा, यहाँ पे ये ऊपर आएगा, वो माइनस बनाएगा, इतना क्लियर हुआ। फिर माइनस जो होगा वो क्या आएगा, फिर डबल बॉन्ड बना लेगा, माइनस जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गई? तो कुछ इस तरह बना लेगा, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, NH, इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे C पे अटैक किया है, डबल बॉन्ड O CH3, और इसके ऊपर प्लस आए, प्लस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, H निकल जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे -H प्लस निकल गया तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे देखिए NH CH3। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ये बात क्लियर हुआ। फिर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करा देते हैं, ब्रोमीन के साथ। अब क्योंकि कंट्रोल रिएक्शन हो गया, क्योंकि अगर देखोगे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बिजी हो चुका है। अब कहोगे कैसे बिजी हो गया है, सर यहाँ पे भी वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, कंजुगेशन में आ गया, तो अब थोड़ा सा बिजी हो गया तो अब केवल कहाँ पे इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, केवल पैरा पोजीशन पे। अब ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, NHCO CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन। लेकिन तुमको तो एनिलीन चाहिए, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो इसका रिएक्शन करा देना H प्लस OH माइनस से, तो आपका क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। बातें क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पहले क्या किया गया, कंट्रोल कराया गया, नाइट्रोजन के रिएक्टिविटी को कम किया गया, और जैसे ही रिएक्टिविटी को कम किया गया उसके बाद हमारा सारा प्रोडक्ट बन गया। बातें क्लियर हो गई? क्या करना है, फिर से हम बता रहे हैं, पहले इसको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है, जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। रिएक्टिविटी कम होते ही, क्योंकि अब ये कंजुगेशन में आ गया, ऊपर देखो कंजुगेशन में आ गया, और कंजुगेशन में आने के बाद तुरंत ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देना है। रिएक्शन कराने के बाद ये किसमें बदल गया, पैरा ब्रोमो आ गया। अब पैरा ब्रोमो के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा ग्रुप को हटा के NH2 लाना है, तो H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्ट करा देंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपको अगर ये बोलेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो डायरेक्ट ये वाला मैकेनिज्म करना है, और अगर तुमसे बोलेगा कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये इससे पहले वाला करना है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन खत्म होता है, पहले यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट करेंगे, इसके बाद नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, फिर सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। अब जो टॉपिक है नाइट्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन, इसका रिएक्शन HNO2 प्लस या HNO3 प्लस H2SO4 के साथ कराते हैं, कॉन्क HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं, तो होता क्या है, ध्यान देना सभी बच्चे। यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? सभी बच्चों के दिमाग में यही बात चलता है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान दीजिए होता क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है, ये क्या होता है, NO2, ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, NO2 प्लस, ठीक है? अटैक कहाँ करेगा, ये तो आपका NH2 है, एक तो अटैक करेगा आपको पैरा पे, और एक तो अटैक करेगा आपका
ऑर्थो पे। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों बड़ा ग्रुप है तो रिपल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर भगाएगा। तो ये बहुत कम मात्रा में बनता है और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन अगर देखेंगे मात्रा भी देखेंगे तो ये 47% बना है और ये केवल और केवल 2% बना है। ये केवल और केवल कितना परसेंट बना है? 2% बना है। तो अब तो क्वेश्चन आ गया सर 51% क्या बना है? सॉरी, ये आपका बना होगा 51%, सॉरी 51 या 49 और 51, हाँ 51 और ये 2% 53%। बाकी 47% कौन बना होगा? 47% कौन बना होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज और होता है इस रिएक्शन में। होता क्या है, यहाँ पे जो यहाँ से पहले H+ ले लेते हैं सर। क्या ले लेते हैं? H+। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, H+ ले लेते हैं। H+ लेंगे तो यहाँ पे आपका बना लेते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बना लेते हैं? NH3+ बना लेते हैं, एनिलीनियम आयन। ठीक है, यहाँ से H+ पहले ले लिए, ऐसा भी हो सकता है। एनिलीनियम आयन बनाए होंगे, देन आपका क्या बनाए होंगे, इसके बाद आपका रिएक्शन जब होता है तो क्योंकि एनिलीनियम आयन जो होता है वो क्या करता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ग्रुप से ही इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है इस पे और इस पे, ठीक है ना। तब ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तब क्या हो जाता है? मेटा डायरेक्टिंग। तब क्या होगा? NH2, यहाँ पे NH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2। और ये 47% ये बना होता है। बातें क्लियर हो गया? तो कभी भी क्वेश्चन ये आए कि इसका नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए, नाइट्रेशन रिएक्शन लिखिए, तो यहाँ से क्या बनेगा? 51% ये बनेगा और मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है। ब्रोमो ये वाला नहीं बनता, ये 2% केवल बनता है। तो बातें क्लियर हो गई? तो ये तीनों प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, कोई डाउट नहीं ना है? इसमें ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। आप ऐसे भी लिखिएगा और ऐसे भी लिखिएगा, एग्जाम में दोनों चीज लिखना होगा। बातें क्लियर हो गई ना? यहाँ पे 51 और 2% बनता है, 47% बनता है। और इसके बाद हम आपको तुरंत इसके बाद ये भी बताएंगे केवल ब्रोमो जो बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि सर केवल हमको ऐसा बताइए कि हमारा नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाए, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम अलग से एक कंट्रोल रिएक्शन कराएंगे। कंट्रोल रिएक्शन कराने के बाद ये केवल कहाँ पे, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा तो केवल कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा? पैरा पे बनेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अगर आप केवल एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो, अगर एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला रिएक्शन इसका कराते हैं एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका एनहाइड्राइड है। इसका लोन पेयर उठ के अटैक करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस और माइनस फिर से आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा रिंग क्या हो जाएगा? ये आपका लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा तो कुछ इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिए, NH2+ और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। ये आपका कंट्रोल हो गया। अब क्योंकि अब इसका लोन पेयर अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? अगले स्टेप में देखिए। अब ये क्या होगा? हाइड्रोजन इसका जाएगा, इसका प्लस हटाएगा तो क्या बनाएगा? ध्यान दीजिए, NH हाइड्रोजन निकला होगा और इसका H, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के लिखा है और ये निकला होगा, माइनस आया होगा और हाइड्रोजन निकल गया। क्या बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ पे NHCO CH3 बन गया होगा। बात समझ में आ गया? अब ये देखो, ये क्या है आपका? कॉन्जुगेशन में है। अब ये ग्रुप पे नहीं फेंक रहा, अब खुद भी कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया है, ठीक है। तब अब क्या होगा? अब जैसे ही हम इसका HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पैरा पे आपका नाइट्रो आ जाता है, नाइट्रो आ जाएगा, ऊपर ये ग्रुप रहेगा NHC डबल बॉन्ड O CH3। और जैसे ही इसका रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराइए? H+ और OH- के साथ कराइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रो, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। यहाँ से देखो H इसको मिल जाएगा तो NH2 बना लेगा और इसको OH मिल जाएगा, ठीक है, CH3COOH बना लेगा। तो ये आपका फाइनल। केवल अगर एग्जामिनर पूछता है तुमसे कि एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाओ तो ये बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल बोलेगा कि आपको रिएक्शन लिखो तो इससे पहले वाला लिखेंगे। और एक चीज बता देंगे, 95% बनता है। कितना परसेंट बनता है? 95%। 5 ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। पैरा नाइट्रो एनिलीन 95% बनता है और ऑर्थो वाला जो होता है वो 5% बनता है इसमें भी,
क्लियर हुआ? बातें क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पे आप लोग का नाइट्रेशन खत्म होता है। कल सल्फोनेशन का भी टॉपिक आपके यूट्यूब पे पढ़ जाएगा और देन ये पूरा चैप्टर हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तक नोट कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे, आज का जो टॉपिक है सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये अगला वीडियो भी है। सल्फोनेशन को एक और नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। ये क्या है? ये एनिलीन का सल्फोनेशन होगा। एनिलीन में सल्फोनेशन कराएंगे और इसमें एक ज्यूटर आयन बनता है। इसमें क्या बनता है? ज्यूटर आयन बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ज्यूटर आयन क्या है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज्यूटर आयन बनेगा, ठीक है? ध्यान दीजिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एनिलीन। एनिलीन, आप सभी बच्चों को कल की वीडियो में ये पता चला होगा, अगर जिन्हें जो ये वीडियो नहीं देखे वो कल का वीडियो जरूर देखेंगे। सभी बच्चों को ये पता होगा कि ये बहुत हाई रिएक्टिविटी होता है। अगर हम यहाँ पे H2SO4 डायरेक्ट लगाएंगे तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पे कंट्रोल रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल रिएक्शन कराएंगे। कंट्रोल रिएक्शन कैसे होगा? एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर अटैक करेगा C पे, O के ऊपर माइनस जाएगा और माइनस पुनः आएगा तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको डायरेक्ट सीखना है तो ये आगे पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे NH, क्योंकि जो फिर N का लोन पेयर अटैक होगा तो N में प्लस आता है, प्लस को एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज करता है। C डबल बॉन्ड O CH3 ये बनेगा। ये इसलिए बना है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल कराएगा, क्योंकि एनिलीन का जो लोन पेयर था वो पूरा रिंग में जा रहा था, तो माइनस सेंटर ऑर्थो और पैरा पे दे रहा था, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रहा था। इससे रिएक्शन क्या होगा? कंट्रोल हो गया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे अब कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसलिए कंट्रोल रिएक्शन हो गया। अब ये पूरा अपना लोन पेयर रिंग में नहीं फेंक पाएगा, ठीक है? अब इसके बाद जैसे ही इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है SO3H। क्या बनता है? SO3H। ये आपका कहाँ पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO3H। अगर आप देख पा रहे होंगे SO3H आ गया, ठीक है? अब इसके बाद आपको डायरेक्टली इसका रिएक्शन कराना है H प्लस OH माइनस से। H प्लस करेंगे तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा आपका एनिलीन वाला ग्रुप, और ये पूरा निकल जाएगा CH3 COOH बना के, एसिटिक एसिड बना के निकल जाएगा। तो हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा SO3H और यहाँ पे NH2। अब ध्यान देना, अब दोनों में ना अगर अब आयुपैक की बात करें तो इसको ना पैरा अमीनो, क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा SO3H की होती है, ठीक है ना? वहां पे नाइट्रो बोल रहे थे ना, पैरा नाइट्रो, यहाँ पे पैरा नाइट्रो नहीं बोलना पड़ेगा, अब इसको नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आयुपैक नाम होता है पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड। ये आपका सल्फोनेशन यहां तक हुआ, ठीक है? अब क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोन पेयर होता है, ठीक है ना? लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है ना? अपने ही ग्रुप से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। तो आप देखिएगा कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह बनाएगा, सॉरी NH3 प्लस, क्योंकि लोन पेयर यहाँ से अटैक किया, हाइड्रोजन ले लिया तो NH3 प्लस आ गया, और नीचे जो हो गया SO3 माइनस हो गया, और इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। इसी को क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। तो एग्जाम में डायरेक्ट टूल लेता है ज्यूटर आयन बनाइए, समझ आया? सल्फोनेशन लिखिएगा, फिर उसका लोन पेयर अटैक कराएगा, यहाँ से H ले लेगा, तो यहाँ पे SO3 माइनस बन जाएगा, वहां पे NH3 प्लस बन जाएगा, और इसी को एक नाम से जाना जाता है ज्यूटर आयन।
उम्मीद करते हैं आपको ज्यूटर आया समझ में आया होगा कैसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे अब जो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और कपलिंग रिएक्शन को बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत ही इजी टॉपिक है। कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक होता है फिनॉल। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल का जो होता है फिनॉल ऑरेंज, याद रखिएगा ऑरेंज। क्वेश्चन पूछता है फिनॉल का जो डाई होता है, डाई डाई हिंदी में इसको रंजक बोलते हैं, वो किस कलर का होता है, तो ऑरेंज कलर का होता है। एक और याद रखना है एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन का जो होता है ये येलो कलर का होता है, जो डाई होता है येलो कलर का होता है। कपलिंग रिएक्शन करने के बाद ये येलो कलर का बनाता है। और एक ये तो एग्जाम में शायद दे दे और नहीं भी दे तो नेपथॉल, ये बस याद कर लो। नेपथॉल का जो डाई होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। फिनॉल का ऑरेंज, एनिलीन का येलो, नेपथॉल का रेड होता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में आप लोग को हम बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप सभी बच्चों ने, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिलीन। एनिलीन को अगर HNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हैं तो आप सभी बच्चों को पता है डाइजोनियम सॉल्ट बनता है N2+Cl-। ठीक है, और इसको लिखने का सही तरीका भी ये है, मैकेनिज्म भी उस समय बताया गया था, N ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर आता है प्लस N2+ और यहीं पे होगा Cl-। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फिनॉल के साथ। ठीक है ना, तो ये जनरली बनता क्या है, अगर आप ध्यान देंगे दोनों का रिएक्शन कराएंगे, ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो फिनॉल रहेगा ही, यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और इस पूरे रिंग को हम PH बोल रहे हैं। अब कैसे बनेगा वो हम आगे आपको बताएंगे, पहले यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज। क्या बोलते हैं, फिनॉल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका एक नाम होता है जो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आप लोगों को ये नाम याद होना चाहिए, इससे ही क्वेश्चन बनता है कि पैरा हाइड्रोक्सी एजो लग गया मतलब समझ जाइएगा आपका ये वाला कपलिंग रिएक्शन करवा रहा है, एजोबेंजीन बनवाएगा। बातें क्लियर हो गई। और ये कैसे बना ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं। और एक और बता देते हैं इसमें, तो ये तो पहला रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। सेकंड रिएक्शन ये आपने ये बना लिया, सेकंड एनिलीन येलो कैसे बनाएंगे, तो आपका रिएक्शन किसके साथ कराना है, एनिलीन के साथ। एनिलीन को NH2 लिख सकते हैं, सेकंड रिएक्शन है ये हमारा। और इसका रिएक्शन हम लोग फिर किससे कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से ही कराएंगे। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे NH2 होगा। बातें क्लियर हो गया। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N बनेगा और यहाँ पे इस रिंग को बनाना चाहे तो बेंजीन रिंग बना लीजिए, या तो आप क्या लिख लीजिए PH। ठीक है ना, तो इसका नाम होता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है ना, ये इसका नाम है। बातें समझ आया, या पैरा एनिलीन एजोबेंजीन। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक रिएक्शन है, इसको एनिलीन येलो भी करते हैं। बातें क्लियर हो गया। तो ये तो सिंपल था, पूरा रिएक्शन खत्म हो गया। अब जिन बच्चों को मैकेनिज्म भी देखना होगा वो वीडियो को आगे देखेंगे, और जिनको बस ये रिएक्शन के बारे में पढ़ना था वो यहीं तक देखेंगे। बातें क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद मैकेनिज्म भी हम बताएंगे कि ये कैसे बना है। तो एक बार स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। फिनॉल का जो डाई होता है वो किस कलर का होता है, ऑरेंज। एनिलीन का येलो कलर का होता है, नेपथॉल का रेड होता है। होता क्या है, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। एनिलीन को HNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट का एक बार फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है और एक बार एनिलीन के साथ। तो फिनॉल के साथ जब कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसे बना होगा वो आपको अभी आगे बताते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसके ऊपर माइनस आता है, माइनस अटैक करेगा इस आयन पे, ये आयन यहाँ पे चल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा और वो बन जाता है। एक स्टेप का प्रोसेस है।
समझ में आया? तो ये यहाँ से वो बन गया और देन इसी तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होकर एनिलीन येलो बन गया। समझ में आ रहा है ना? और एन डबल बॉन्ड दोनों कपलिंग कर दिया, कपलिंग मतलब जुड़ गया, युगल बना दिया, कपलिंग कर दिया, जुड़ गया और ये रिएक्शन, इसीलिए इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर आगे अभी और मैकेनिज्म बताया जाएगा, नोट कीजिए। मैकेनिज्म ध्यान दो, मैकेनिज्म कैसे बनता है ध्यान दीजिए। ये आपका फिनॉल, सॉरी ये फिनॉल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा एक चीज और था, यहाँ बेसिक मीडियम भी लेते हैं। क्या लेते हैं? बेसिक मीडियम। जब ये रिएक्शन लिख रहे होंगे कपलिंग रिएक्शन, तो पहले स्टेप में लिख लेना बेसिक मीडियम, जब फिनॉल ऐड कर रहे थे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है। बेसिक मीडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन को लेगा तो सिंपल सा पहला स्टेप अगर देखेंगे O माइनस बनाएगा, बातें क्लियर हुआ? फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, माइनस आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या होगा? सिंपल सा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये बना लेगा। बातें क्लियर हो गया? फिर ये क्या होगा? फिर यहाँ पे रेजोनेंस होगा कंजुगेशन के थ्रू। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड। ये बातें क्लियर हो गया? अब थर्ड स्टेप क्या होता है? ये डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट आप लोग को पता है। अगर हम यहाँ पे बनाए N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है ना। Cl माइनस नहीं लिखे हैं। ये यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, ये इसका प्लस यहाँ पे हट जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और इस पूरे रिंग को हम PH बोल रहे हैं, बेंजीन आया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। फिर माइनस वाला फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, रेजोनेंस में आएगा, फिर यहाँ माइनस बना के H आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और फिर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? PH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग फिनॉल ऑरेंज बोल रहे थे, फिनॉल ऑरेंज, या बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर हुआ? तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए।